तो जैसा कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल आपको एक बार फिर अपडेट करा दें, 50 सीटें टीआरएस ने जीती है, 41 एमआईएम और 42 बीजेपी ने फिलहाल अभी जीत लिया। 8 पर बीजेपी लीड कर रही है, एमआईएम 1 पर लीड कर रही है और कुछ सीटें टीआरएस के हक में भी आनी बाकी हैं। तो संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, अनीसुर रहमान और भी जुड़े हुए हैं, मुबशिरुद्दीन खुर्रम जो कि सहाफ़ी और तजिया निगार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबशिर, आपका भी खैर मकदम। संजय, हिंदू मुस्लिम मुद्दों के बीच डेवलपमेंट कहीं रह गया है, तो क्या एक नई सोच बनाई जा रही है तेलंगाना में कि इतने डेवलपमेंट के मुद्दे केटीआर ने गिनवाए कि मैं 100 काम गिनवा दूंगा, बीजेपी 1 गिनवा दे, लेकिन बीजेपी आज एक बड़ी कामयाबी के साथ उसने अपना काम तमाम किया है तेलंगाना जीएचएमसी में। आपसे कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ तेलंगाना नहीं, इस देश की राजनीति में एक नया तस्वीर है, नई तस्वीर है। आपको पहले तेलंगाना में जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी ने अभी कोशिश की है वो कामयाब होती नजर आ रही है। हमारे साथ तो मुबशिरुद्दीन खुर्रम है, सहाफी भी है, तजिया निगार। मुबशिर, जो सियासी मंजरनामा बदला है जीएचएमसी का, क्या ये तवक्को थी, क्या उम्मीद थी आपके नजरिए में कि ऐसा ही नतीजा होगा, और क्या असबाब, क्या अवामिल हैं कि इतनी बड़ी तस्वीर सामने आई है और फलाही काम डेवलपमेंट की बात टीआरएस कर रही थी वो नाकाम हुई है? देखिए जिलानी साहब, ऐसी बात नहीं है कि नजरियात में तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर एक बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि जीएचएमसी इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ने किसी असेंबली इलेक्शन की तरह लड़ा है जी। और दूसरी चीज, जहां तक बात की जा रही है कि डेवलपमेंट एजेंडा पीछे रह गया है जी, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जी हैदराबाद तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने जो सबसे बड़ी गलती की है, अपोजिशन का जो खला था जी, वो पूर्ण करने के लिए किसी सियासी जमात को बाकी नहीं रखा था, जिसके नतीजे में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन का किरदार निभाने की कुव्वत हासिल की है। अपोजिशन को जो वोट जाने चाहिए थे वो आज भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुए हैं। यानी अपोजिशन की कुर्सी जो खाली रखी थी बीजेपी बैठ गई अब उस पर जी, यानी अपोजिशन की जो कुर्सी केसीआर ने खाली करवाई थी उस पर बीजेपी अब यहां से केसीआर के लिए नई मुश्किलात का आगाज होगा जी, क्योंकि अपोजिशन की कुर्सी पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत दावेदारी पेश कर दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप मुमकिन है तेलंगाना के आइंदा असेंबली इंतखाबात में या फिर आने वाले जिमनी इंतखाबात में भी इसका तजिया करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगी जी। मुबशिर, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से डेवलपमेंट हिंदू मुस्लिम ये 2-3 चीजें चल रही थी, तो क्या हिंदू मुस्लिम जो एक तरह से बीज बोए गए हैं अब वो खेती काटेंगे? एक तरफ एमआईएम पर यह इल्जाम लगता है कि वो मुस्लिम जो है कार्ड खेलते हैं, बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही, तो इस बीच तेलंगाना की अवाम जो आज तक नहीं देखा था ये मंजर, वो अब ये देखने के लिए मजबूर होगी और हिंदू मुस्लिम खेती अब और तेजी से बढ़ेगी। नहीं, देखिए जिलानी साहब, अगर तेलंगाना की आवाम ने ये मनाजिर नहीं देखे, ऐसा नहीं है। अगर 90 की दहाइयों के इलेक्शंस का अगर आप जायजा लें, मोशी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। बंडी संजय जो बीजेपी के सदर रियासती वो इस वक्त आए और हमारे नुमाइंदे संजय के साथ दिखाई दे रहे हैं। संजय, बंडी संजय से आप अगर बातचीत कर सको, पहुंच चुके हैं, बाहर आए हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं नमस्कार करते हुए अपने कारकुनों का। लोगों ने गोद में उठा लिया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको गोद में उठा लिया है। जाहिर तौर पर वो हीरो के तौर पर बीजेपी के नए फेस के तौर पर उभरे हैं और पार्टी जो है अब
ये समझ रही है कि उनको एक लीडर यहाँ पर तेलंगाना में मिला है जो पार्टी को आगे ले जा सकता है, और इसलिए संजय बंटी जो है दोनों हाथ ऊपर उठाकर लोगों का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा शोर है। जी आप समझ सकते हैं कि इस समय बीजेपी के दफ्तर पर क्या माहौल है, और जो जश्न है, जो ढोल लगा रहे हैं उनके बीच में यह आवाज सुन पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल आप कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा है और इस वक्त काफी जश्न का माहौल और बंटी संजय घिरे हुए हैं अपने कारकुनों के बीच, थोड़ा मुश्किल जरूर है बात करना। हमारे साथ मुबशिरुद्दीन खुर्रम जुड़े हुए हैं। मुबशिर, जैसा कि आप बता रहे थे कि साबिक में भी ये चीजें नजर आई, लेकिन धीरे धीरे फिर वो चीजें खत्म भी हुई थी और कांग्रेस का यहां पर जोर रहा, फिर उसके बाद टीडीपी नजर आती है, फिर एक तेलंगाना का मूवमेंट शुरू होता है तो टीआरएस यहां पर अपनी जगह बनाती है। ये माहौल वक्त के साथ बदलता रहा, लेकिन अब एक नई तस्वीर, एक नया माहौल अब तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। तो क्या यह मुस्तकिल रहेगा, क्योंकि बीजेपी अब अपने पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है? अगर हिंदुस्तान भर में अगर बीजेपी के मौकूफ को देखा जाए तो बीजेपी रीजनल पार्टीज को खत्म करते हुए, रीजनल पार्टीज की अहमियत को घटाते हुए अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऐसा है कि बीजेपी जिस नीयत से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी पर हावी होने लगे हैं। बिहार के इलेक्शन के नतायज और नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टर बनना आपके सामने है जी। अगर कल को तेलंगाना में जरूरत पड़ती है कि बीजेपी को रोकना है तो मुमकिन है कल टीआरएस बीजेपी का साथ दे दे। यानी हम केसीआर को नीतीश की शक्ल में देखेंगे तेलंगाना में आगे जाकर। बिल्कुल, तेलंगाना के नीतीश कुमार केसीआर साहब होंगे। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप तजिया करेंगे तो जिस तरह से जेडीयू जो है कमजोर हुई है, उसकी सीटें कम हुई है और वहां पर सियासी जमीन जो है सुकड़ रही है जेडीयू की, वैसे ही टीआरएस का भी अंजाम होगा। फिर आगे बीजेपी बढ़ेगी कंधे पर सहारा लेकर। दुब्बाक इलेक्शन के बाद से जी, दुब्बाक से ही नहीं बल्कि दुब्बाक इलेक्शन ही नहीं बल्कि आप अगर देखें 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से ही टीआरएस सुकड़ना शुरू हो चुकी है। जी, ये टीआरएस को जो बड़ा नुकसान हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि अपोजिशन को पूरी तरह से खत्म करना, ये एक बड़ी गलती थी टीआरएस की। बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती रही है, उसी के नतायज ये सामने आ रहे हैं। क्या नहीं लगता कि जो लीडर कांग्रेस के थे वो छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ कांग्रेस के लीडरों के साथ भी टाई अप हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि कई कांग्रेस के लीडर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, और जमीनी सतह पर जो कैडर है वो भी अब बदल रहा है। देखिए, कांग्रेस के लीडर्स अगर जाने से बीजेपी मजबूत होती तो कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस में रहने से भी मजबूत ही रहती कांग्रेस जी। तो कांग्रेस के लीडर्स जाने से बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि एक माहौल बन रहा है कि भाई बीजेपी मजबूत हो रही है जी। जो कांग्रेस में अपना सियासी मुस्तकबिल नहीं देख रहे हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त रुक रहेंगे संजय के पास। संजय हमारे साथ बीजेपी दफ्तर के पास है। क्या संजय आप बात कर पाएंगे किसी लीडर से, या इस वक्त क्या माहौल है वो बताएं अभी। फिलहाल जो है इस वक्त बात करना उनसे बहुत मुश्किल है। लोगों ने बंटी संजय को कंधे पर अभी तक उठा रखा था, उन्होंने अब इशारा किया, वो नीचे उतर गए और कुछ देर में पार्टी दफ्तर के अंदर जाएंगे और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जहां वो संवाददाताओं के सवालों के जवाब भी देंगे। तो अभी इस समय फुल जश्न के मूड में है बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता। ढोल नगाड़े और पटाखों के बीच जो है वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो अंदर जाएंगे और वो शायद मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोले हैं। तो जो बीजेपी ये इस बात का वेट कर रहे हैं फुल और फाइनल रिजल्ट उनके साथ में सामने हो और सीटों का एग्जैक्ट नंबर उनके पास में हो, उसके बाद वो मीडिया को बताएं और इस पूरे जो इलेक्शन के रिजल्ट का एनालिसिस करें। फिलहाल जो है बीजेपी जितने भी सीटों बढ़त उसने हासिल की है वो उसके लिए जाहिर तौर पर खुशी की खबर है और बीजेपी के
स्तर में इस समय जो है भारी जश्न का माहौल जो है जैसे हम अपने हमारे दर्शक देख रहे हैं वो नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो कुल मिला के बीजेपी की नई न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और उस न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को तेलंगाना में लोगों ने स्वीकार किया है। ये जाहिर तौर पे आने वाले समय में जो तेलंगाना में अब किस तरह की आक्रामक पॉलिटिक्स होने वाली है वो उसका एक नुमाइंदगी जीएचएमसी के चुनाव में नजर आई। इस चुनाव के परिणाम के बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं जिलानी। बिल्कुल केसीआर और टीआरएस पार्टी उसको ये समझ में आया है कि इस चुनाव में जो कहीं से भी जो है वो पूरे उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे पीछे दौड़ रह गए और असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में ही पूरा चुनाव जो है फिक्स हो गया था। बिल्कुल अनीस रहमान हमारे साथ हैं। अनीस रहमान ने काफी बातचीत की है वहां पर कारकुनों से। अनीस, जैसा कि मुबशिर खुर्रम बता रहे हैं कि सियासी मंजरनामा तेलंगाना में बहुत जल्द बदलता हुआ नजर आ रहा है और अपोजिशन को खत्म करना केसीआर की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आज वो जगह बीजेपी ने हासिल कर ली। अपनी जमीन बचाने के लिए अब केसीआर को, टीआरएस को अब नए नजरिए के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या कुछ कमियां रह गई थी इस इलेक्शन में और अपनी सियासी जमीन वो कैसे बचा पाएंगे? अनीस जी, देखिए जिलानी, जैसा कि हम पहले जो है तस्करा कर रहे थे कि किस तरह केसीआर ने जो अपनी पर्सनालिटी को आवाम के सामने पेश किया। तेलंगाना बनने से पहले वो एक अवामी लीडर थे, आवाम के करीब थे, आवाम के साथ एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ भूख हड़ताल कर रहे थे। पूरा जो मूवमेंट था वो एक तरह से अवामी तहरीक का एक हिस्सा थे, बल्कि अवाम में से ही एक थे। लेकिन जैसे ही तेलंगाना हासिल होता है, उनकी पार्टी जो है बहुत बड़े मार्जिन से इंतखाबात जीतती है और ये जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फिर जिस तरह से इनके इक़्तिदार की बात होती है, कहीं ना कहीं इनके ईगो और एरोगेंस का बहुत बड़ा जो है तस्करा हो रहा है। इसके बाद फिर जो है दुब्बाक के इलेक्शंस आते हैं, फिर अब ये जीएचएमसी का भी इलेक्शन है। मैं एक और बात बताता चलूँ कि केसीआर ने जो है एक ऐसे महाज का, एक ऐसे फ्रंट का भी जो है इरादा किया है जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस के लीडरान पर जो है मुश्तमिल हो। उन्होंने नई दिल्ली में इसके लिए ज़मीन भी हासिल की थी, उसका संग बुनियाद भी रखने वाले थे। इसी महीने के पहले हफ्ते में संग बुनियाद रखे जाने वाला था, लेकिन उसके बाद दुब्बाक का नतीजा आता है और फिर अब जीएचएमसी के भी नतीजे उनके सामने हैं। तो देखना यह है कि क्या केसीआर दिल्ली की तरफ रुख करते हैं या फिर यहाँ पर जो उनसे जो भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, जिसकी वजह से दुब्बाक में उन्हें जो है नतायज का सामना करना पड़ा और जीएचएमसी में भी उनको जो है नतायज देखना पड़ा। तो क्या इसको वो करेक्ट करते हैं या फिर यहाँ जो है इक़्तिदार केटीआर के हवाले, जैसा कि कहा जा रहा है, हवाले करते हुए दिल्ली का रुख करते हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी, ये आगे की तस्वीर साफ होगी। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को अपडेट करा दें कि जिस तरह से नतीजे अब तक आए हैं, 50 टीआरएस, 41 एमआईएम, 44 जो है बीजेपी सीटें जीत चुकी है और कुछ सीटों पर अभी भी जो है पार्टी लीड कर रही है। टीआरएस 5 पर लीड कर रही है, एमआईएम 2 पर और बीजेपी 6 पर लीड कर रही है। तो मुबशिर से हम जानना चाहेंगे, मुबशिर, जिस तरह से अनीस ने जिक्र किया कि केसीआर की जिस तरह से शुरुआत रही अलहदा तेलंगाना को लेकर, तो कहीं ना कहीं यह भी एक हुआ है कि अब उनको यह लग रहा है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और साथ में तहरीक में जो लीडर उनके साथ रहे और जो सपोर्ट टीआरएस को मिला तेलंगाना में, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को उन्होंने अलहदा कर दिया। वो अकेले निकल पड़े। हालांकि कारवां बनाया था, कारवां कहीं छूट गया, वो अकेले रह गए और साथ में उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से यहां पर खत्म किया है। तो अब एक बार फिर नाराज लोगों को साथ लेने की कोशिश करेंगे, अपनी सियासी जमीन बचाएंगे और फिर जैसा कि अनीस कह रहे हैं कि केटीआर यहां क़यादत संभालेंगे और आगे की जो पॉलिटिक्स है कौमी सतह की, उसमें अब उनका एक किरदार होगा। क्या ये टीआरएस कर पाएगी? मुबशिर, 2019 इलेक्शन से पहले भी टीआरएस ने एक फेडरल फ्रंट का ऐलान किया था जी, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई बड़ी कामयाबी बल्कि कोई असरअंदाज साबित नहीं हो पाए जी। साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स का अगर आप बारीकी से जायजा लें तो ये बात आपके सामने आएगी कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में सिवाय तमिलनाडु के अलावा किसी और स्टेट ने कौमी सियासत में अपना असर नहीं दिखाया है जी। केसीआर जहां तक तहरीक के दौरान दीगर सियासी जमातों, तंजीमों, तुलबा के साथ, असातिज़ा के साथ, मुलाजिमीन के साथ
सबके साथ मिलकर तहरीक चला रहे थे। तहरीक तेलंगाना राष्ट्र समिति की तहरीक नहीं थी जी। तहरीक तेलंगाना जब तक टीआरएस की तहरीक थी उस वक्त तक तेलंगाना की तश्कील के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे जी। लेकिन जब तहरीक तेलंगाना से तमाम सियासी जमातों के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन जुड़ने लगे जी, सरकारी मुलाजिमीन, तुलबा, हर तबके से लोग जुड़ने लगे, तब जाकर तहरीक तेलंगाना में असर पैदा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन केसीआर ये खुशफहमी का शिकार हो गए कि ये उनकी अपनी कामयाबी है, उनकी तहरीक, उनकी शुरू करदा तहरीक है जी। इस नजरिए के साथ वो 2014 के बाद जीने लगे थे और उनका ये एहसास था कि शायद कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आज सुबह की अव्वलिन सातों में अगर पोस्टल बैलेट जो सरकारी मुलाजिमीन इस्तेमाल करते हैं जी जी, उसका अगर आप जायजा ले तो इससे अंदाजा होता है कि तहरीक तेलंगाना से वाबस्ता मुलाजिमीन आज 90% से ज्यादा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना तहरीक की तारीख सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने की थी, कांग्रेस भी उसके साथ थी, बीजेपी भी उसके साथ थी, तेलुगु देशम का भी एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसके साथ रहा जी। तो तहरीक तेलंगाना सिर्फ टीआरएस की नहीं रही जी। और जहां तक कौमी सियासत में केसीआर के रोल के मुतालिक कहा जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई खास रोल वो कौमी सियासत में अदा कर पाएंगे क्योंकि अब अपनी ही रियासत में जमीन खिसकने लगी है जी। वो इस बात को महसूस करते हुए हालात को बेहतर बनाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। जी मुबशिर, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि रियासती सतह पर पार्टियां अब सुकरने लगी हैं और बीजेपी पूरी तरह से हर रियासत पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अब रियासती पार्टियों को अपने तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी अपनी जमीन बचाते हुए अपोजिशन का कम से कम एक बेहतर रोल अदा कर सके बीजेपी के साथ। देखिए, मैंने इब्तिदा में कहा कि रीजनल पार्टीज को क्रश करने की जो बीजेपी की पॉलिसी है जी, रीजनल पार्टीज की अहमियत को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में बीजेपी बीइंग ए नेशनल पार्टी एक नजरिए के साथ होने के सबब कामयाब नहीं हो पा रही है जी। बीजेपी का नजरिया यानी आम हिंदुस्तानी आवाम के दरमियान बीजेपी का नजरिया हिंदुत्व का नजरिया कहा जाता है जी। तो इसके लिए बीजेपी रीजनल पार्टीज को बैसाखी बनाते हुए रियासतों में दाखिल हो रही है और वहां से रीजनल पार्टीज को खत्म, उनकी जड़ें कमजोर करने लगी है जी। रीजनल पार्टीज अगर अपना एक इत्तेहाद बनाते हैं, अगर अजीम इत्तेहाद बनाकर अपने मफादात से निकल कर सोचते हैं जी, हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, तो वो बीजेपी को रोक पाएंगे। अदरवाइज बीजेपी को रोकने की अब किसी और सियासी जमात में ताकत नहीं रही जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मुबशिरुद्दीन खुर्रम आपका तफसील से बात करने, संजय आपका भी और अनीसुर रहमान आपका भी बेहद शुक्रिया तफसील से गुफ्तगू करने के लिए।